दोस्तों नमस्कार। एक फैसला जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ डाली, एक ऐसा फैसला जिसने इस देश के असंगठित क्षेत्र को तहस नहस कर दिया, एक ऐसा फैसला जिसने इस देश के 2 करोड़ से ज्यादा व्यापारियों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, एक ऐसा फैसला जिसके बाद इकोनॉमी चले कैसे, तो ऐसे में सार्वजनिक उपक्रमों को कौड़ियों के मोल कॉरपोरेट सेक्टर को देने की व्यवस्था सरकार के सामने खड़ी हो गई। यह फैसला आज ही के दिन लिया गया था, लेकिन 6 बरस पहले नोटबंदी का यह फैसला, और यह वह पीछे प्रधानमंत्री की उसी दिन की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री शाम 8 बजे टेलीविजन स्क्रीन पर आए और उन्होंने ऐलान किया, और उसके 24 घंटे के बाद इस देश के शहर दर शहर, बैंक दर बैंकों के सामने क्या स्थिति थी उसकी भी एक तस्वीर देखिए। कतारें लोगों की लगी हुई थी और सरकारी आंकड़े बतलाते हैं, पार्लियामेंट के भीतर दिया गया मंत्री का जवाब बताता है, 150 से ज्यादा मौतें लाइन में खड़े खड़े हो गई थी। प्रधानमंत्री ने उस वक्त आहत होकर कहा था 50 दिनों का वक्त दीजिए, और आज की तारीख में लोग बता रहे हैं कि 2000 दिनों से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। जवाब पूछा क्यों नहीं जाता है और जवाब दिया क्यों नहीं जाता है। लेकिन इस लकीरों को भूल जाइए, इस देश के भीतर में मौत को लेकर कोई जिम्मेदारी लेता नहीं है। लेकिन इस फैसले के साथ एक के बाद एक भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने के नाम पर जो फैसले लिए गए, उसने इस देश को कहां लाकर खड़ा कर दिया, या फिर इस देश की इकोनॉमी, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी का तमगा सरकार ने अपने माथे पर चस्पा तो कर लिया, लेकिन यह नहीं बताया कि दरअसल इस 5वें नंबर की इकोनॉमी में लोगों के पास क्या है और कॉरपोरेट के पास क्या है, और सरकार ने इस देश को कितना कंगाल इस दौर में बनाया और कॉरपोरेट के नेटवर्थ को कितना बढ़ाया। बैंकों में जनता का जमा पैसा कौड़ियों के मोल कर्ज के तौर पर जिन्हें दिया गया, उसमें से 1-2 नहीं हजारों लोगों ने कहा हम ये कर्ज नहीं लौटाएंगे, विलफुल डिफॉल्टर जिन्हें कहा जाता है। सरकार ने भी बैंकों की किताब को ठीक रखने के लिए इसी दौर में रिटर्न ऑफ जब करना शुरू किया तो वह 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ वो रकम बढ़ती चली गई। और जिस एमएसएमई सेक्टर का जिक्र सरकार आज भी बड़े गर्व के साथ करती है, उसका सच यह है कि जिस दिन प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे और आज की तारीख में यानी 8 बरस के बाद, इस गैप को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और याद कीजिए 2007 में जब एमएसएमई का मंत्रालय बना, और मंत्रालय बनने के साथ उस पर काम इस देश के भीतर में शुरू हुआ। उस वक्त जितनी इंडस्ट्री काम कर रही थी, जितने कर्मचारी काम कर रहे थे, जितनों को रोजगार था, उसकी तुलना में आज उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, कमी आ गई है। इंटरप्राइजेस की दृष्टि से सरकार के आंकड़े कहते हैं हमने ज्यादा इंडस्ट्री खोल डाली, लेकिन यह कैसे संभव है? आप इंडस्ट्री ज्यादा खोल लेते हैं और रोजगार कम हो जाते हैं, तो यह तो आंकड़ों का फेर है। हमें लगता है कि आज तमाम कच्चे चिट्ठे को खोलने की इसलिए जरूरत है क्योंकि 6 बरस पहले जब यह फैसला लिया गया तो हमारे पीछे 3 किताबों पर गौर कीजिए। पहली किताब अरविंद सुब्रमण्यम की है। वह उस वक्त सरकार के आर्थिक सलाहकार थे और उन्होंने उस वक्त कहा था, उसके बाद तो उन्होंने पद छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया था नोटबंदी को लेकर, मैसिव, ड्रैकोनियन और मॉनेटरी शॉक। मौद्रिक झटका है ये, बेहद कड़ा प्रहार है ये, और इसका विस्तार और जिस तरीके से किया गया उस पर इनकी सहमति नहीं ली गई थी, वह इस किताब में भी दर्ज है और कई मौकों पर उन्होंने खुले तौर पर जिक्र किया, यानी आर्थिक सलाहकार की भी सलाह नहीं ली गई। उनके बगल में प्रणब मुखर्जी की किताब है। प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति हुआ करते थे, लेकिन वो खामोश रहे। उन्होंने एक शब्द इस बात को लेकर नहीं कहा जब देश की सड़कों पर लोगों की मौत हो रही थी, लेकिन कहा जा रहा था पार्लियामेंट के भीतर ये मौत लाइन में लगने से नहीं हुई, बल्कि वो मरीज थे। कोई हार्ट का मरीज था, किसी को कोई दूसरी बीमारी थी, कोई डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया। और उसके बाद की जो किताब है वो रंजन गोगोई चीफ जस्टिस रहे। हालांकि 2018 में चीफ जस्टिस बनने से 8 महीने पहले इन्होंने जिक्र जरूर किया था, डेमोक्रेसी इन डेंजर।
लेकिन चीफ जस्टिस बनने के बाद इस देश के तमाम आर्थिक मसलों पर जितने भी केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और पार्लियामेंट को कटघरे में खड़ा करते खेल उल्टा हो गया। रिटायरमेंट के बाद ये खुद पार्लियामेंट पहुंच गए। उसके बाद की जो किताब है वो दरअसल बताती है इस देश में पॉलिटिकल नेक्सस, इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ और घपले, घोटाले और स्कैम कैसे होते हैं। वो एक जर्नलिस्ट की किताब है। इन किताबों के अक्स तले नहीं बल्कि सरकारी डॉक्यूमेंट के एस्पेक्ट जरा समझने की कोशिश आज कीजिएगा। इस देश के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किस रूप में किया गया, क्योंकि नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी, कोविड के दौर को थोड़ी देर के लिए आपको भूलना होगा, क्योंकि खिलवाड़ कोविड से कहीं ज्यादा बड़ा इस देश के नियम कायदों के तहत किया गया। 15% से ज्यादा एमएसएमई की दुकानें 2016 के बाद बंद हुई और 18% जीएसटी के बाद बंद हुई। कोविड के दौर में सिर्फ 9% दुकानें बंद हुई। यानी जो स्थिति इस देश के भीतर में इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर या डिसीजंस को लेकर रहा, वह भी इस देश के व्यापारियों के अनुकूल नहीं। वही पार्टी सत्ता में है जिसकी पहचान बनी और व्यापारियों के पार्टी के तौर पर हमेशा से की जाती रही, और इस देश के 2 करोड़ व्यापारी सड़क पर आ गए। राज्य दर राज्य स्थिति नाजुक होती चली गई। गुजरात की जगह पर जहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री फल फूल रही थी, वहां पर तकरीबन 10,000 इंडस्ट्री एक झटके में बैठ गई। जिम्मेदारी किसी की नहीं है, क्योंकि एक ऐसा फैसला था जो फैसला लिया गया ये कहकर कि इसके बाद देश की स्थिति कितनी अनुकूल होगी, और एक एक पन्नों को अगर खोलते चले जाइएगा तो हो सकता है आपके जहन में यह भी सवाल आए कि रिजर्व बैंक की भूमिका क्या थी। रिजर्व बैंक उसके बाद से जितने नोट 2016 के 8 नवंबर के दिन थे, तकरीबन उतने ही नोट इसके बाद उसने छाप दिए। 16 लाख करोड़ से 31 लाख करोड़ तक का रास्ता इस दौर में कैश के तौर पर पार किया गया। जिम्मेदारी आरबीआई क्यों नहीं लेगा? आरबीआई के पास भी पैसा नहीं है, उसे भी सत्ता ने कंगाल बना दिया। जो भी डिविडेंड था उसकी एक लकीर थी, लक्ष्मण रेखा, बकायदा जलान कमेटी बनाकर उस लकीर को मिटाया गया और कहा गया 50,000 का लकीर नहीं चलेगा, 50,000 करोड़ का अब इसको बढ़ाइए, और होते होते जितनी भी रकम डिविडेंड के तौर पर हो, और वह एक वक्त में 1, 1.5, पौने 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया, सरकार को दे डाली। और सरकार को सरकार चलानी है, तो सरकार चलाने के लिए क्या यह फैसला लिया गया था? इसके बाद की स्थिति इस देश के भीतर में जितनी नाजुक होती चली गई, कोई जिम्मेदारी नहीं। शुरुआत बैंकों से ही करते हैं, क्योंकि उसके बाद की परिस्थिति 2017 से देखिए। 2017 में सबसे ज्यादा जो रिटर्न ऑफ किया गया 1,61,328 करोड़ रुपया बैंकों से रिटर्न ऑफ किया गया। उसके बाद बरस दर बरस देखिए, 2018 में 2,36,000 करोड़ रुपए, 19-20 में 2,34,000 करोड़ रुपए, 20-21 में 2,02,000 करोड़ रुपए, 21-22 में 1,57,096 करोड़ रुपए। और जो विलफुल डिफॉल्टर थे वो भी कम नहीं हुए और बढ़ रहे हैं, तो उन्हें रोका भी नहीं गया। 2019 में 2,207 लोग कहते हैं हम पैसा कर्ज नहीं लौटा पाएंगे। अगले बरस कहते हैं 2,469 लोग हम पैसा नहीं लौटा पाएंगे। उसके बाद कहते हैं 2,840 लोग हम पैसा नहीं लौटा पाएंगे जो कर्ज से लिया है। और इस बरस यानी 2022 मार्च तक 2,790 लोग कहते हैं हम पैसा नहीं लौटा पाएंगे। और सरकार के माथे पर कोई शिकन नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं। सवाल ये नहीं, सवाल इस देश को संभालने का है, इकोनॉमी के हिसाब से चीजों को चलाने का है। लेकिन जब जानकारी निकल कर आई कि इस देश के भीतर में 3.5 लाख से ज्यादा इंडस्ट्री, जो कंसर्टोरियम है इंडियन एसोसिएशन का, उसने जानकारी दी कि किस तरीके से नाजुक स्थिति है, और प्रधानमंत्री नारा देते हैं स्किल इंडिया का, डिजिटल इंडिया का, मेक इन इंडिया का, आत्मनिर्भर भारत का। लेकिन उसके ठीक पैरेलल में जो फंड इंडिया चलता है, जो विदेश से पैसा कैसे लाया जाए, इसको लेकर सवाल खड़ा करता है। अमेरिका ने वहां पर भी इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, तो अब भारत से बड़ी तादाद में बिलियंस ऑफ रुपीस जो है विदेशी निवेशक निकाल रहे हैं। भारत की इकोनॉमी इस बात की इजाजत नहीं दे पा रही है कि बाहरी निवेशक भी भारत में आकर कुछ पैसा कमा ले। स्थितियां इस दौर में क्यों नाजुक हुई, और एक एक करके जो फैसले लिए जा रहे थे, इसमें जिस भी तरीके से
परिस्थिति को डेवलप किया जाए। इंडस्ट्रीज ने 3 प्रॉब्लम खुले तौर पर रखी, मटेरियल तक नहीं है, मैन पावर नहीं है और मनी नहीं है। लेकिन जिम्मेदारी किसी की नहीं इन 3 प्रॉब्लम्स को लेकर भी। लेकिन यह भी कहा, दिन के उजाले में नौकरशाहों के पास जाकर हाथ पांव जोड़ना पड़ता है और रात के अंधेरे में नेताओं के पास जाकर हाथ पांव जोड़ना पड़ता है। धंधा करे तो कैसे करे। इस देश के भीतर में स्वरोजगार से खड़े हुए लोगों को कितनी राहत सरकार देती है, उसके आंकड़े आपको कंप्यूटर पे मिल जाएंगे। नेट पे जाइए, सरकार की साइट पे जाइए, आपको मिल जाएंगे। लेकिन यह कोई नहीं बताएगा कि दरअसल जो रजिस्टर्ड नहीं है उसके अलावे कितनी बड़ी तादाद में इस दौर में